So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान के ऊपर। डेली क्लासेस में हम लोग कुछ रैंडम टॉपिक्स, कुछ रैंडम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो कि आपके टाइम को पूरी तरीके से यूटिलाइज करें, जितना भी टाइम आपके पास है। आज की क्लास में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। आप लोग अपना ध्यान स्क्रीन के ऊपर बनाए रखना। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपका क्लास 10th का टॉपिक भी है, ठीक है। और इसको बहुत ज्यादा डिस्कशन के थ्रू हम करेंगे। तो जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, सारे रेडी रहें। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की। और इस टॉपिक के लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा। क्वेश्चन है, बहुत जनरल में क्वेश्चन रख रहा हूं, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? क्लास 10th में भी आपने ही नियम पढ़ा होगा, ठीक है। जिस जिस बच्चे को आंसर आता है जल्दी से हाथ खड़े करें और कोई एक दो बच्चे आंसर दें इसका। चलिए बताइए बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका? वेरी गुड मॉर्निंग। नाम बताइए। निशांत। ओके निशांत बताइए। ओके निशांत बताइए, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुकरणानुपाती होता है। V का अनुकरणानुपाती I, फिर अनुकरणानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर IR। ओके ठीक है, काफी हद तक ओम के नियम को सही तरीके से बता दिया इन्होंने। बैठ जाइए आप। वेरी गुड निशांत, बैठ जाइए। इसमें कोई अपनी बात ऐड करना चाहेगा जो निशांत ने छोड़ दी? कोई बताना चाहेगा इसमें? अगर किसी ने कोई बात, कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करना चाहता है अपनी तरफ से, इससे पहले का स्टेटमेंट। बैठ जाइए निशांत, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ओम का नियम, यदि ताप दाब एवं अन्य भौतिक अवस्थाओं को हम कंट्रोल में रखें, नियत रखें, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा मैं लिखवा नहीं रहा हूं इसमें, ठीक है। अगर हम चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर एवं धारा के मध्य ग्राफ खींचे तो वो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे हम ये बात बता सकते हैं कि V जो है वो अनुक्रमानुपाती I है, या फिर हम ये कह सकते हैं V बराबर IR, जहां R क्या है? R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। बाद में इसे नाम दिया गया प्रतिरोध, तो ये चालक का प्रतिरोध होता है। चलो, एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अभी 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए। प्रतिरोध R किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध R किन कारकों पर निर्भर करता है? बताइए, कौन बताएगा? हाथ खड़े करें। चालक का प्रतिरोध R किन किन कारकों पर निर्भर करता है? बताइए। हाँ बच्चे, माइक ले लीजिए। निशांत। ताप दाब उसकी प्रकृति पर और उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ओके, मेजरली जो है चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो बता सकते हैं किस किस टाइप से डिपेंड करता है? चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कैसे? सर, अगर लंबाई बढ़ाई जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और अगर लंबाई कम कर दी जाए तो और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाइए। गुड। अगर हम ये कह सकते हैं, इस बात से हम ये कह सकते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कैसे होता है? अनुक्रमानुपाती। और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं।
चलिए नोट डाउन अगर कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीड से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एक ओम की परिभाषा। अच्छा, पहले इसका एसआई मात्रक सभी जानते हैं। ओ विभवांतर प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एसआई मात्रक की अगर बात कर रहे हैं तो आपको एसआई मात्रक लिखना है इन राशियों का। कॉपी में लिखेंगे इसको, विभवांतर V का एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा I का एसआई मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध R का एसआई मात्रक क्या होगा। विभवांतर का सर बोल्ट। खड़े होके बताइए बच्चे, खड़े होके। सर विभवांतर का बोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। V से, वेरी गुड। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। एम्पियर। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। A से। और प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चिन्ह से। ये चिन्ह बनाया गया ब्रैकेट में, इसे ओम कहते हैं। बैठ जाइए निशान। थैंक यू। अगर कोई और बच्चा भी आंसर देना चाहता है, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे, ठीक है, यहां पर आपको कम्युनिकेट करना है बच्चों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी बोलना है, ठीक है। मुझे सारी चीजें याद नहीं आएंगी बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आती है। अगर आपकी तरफ से आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो खड़े होकर बोल दो। चलो, अब ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद आपका होमवर्क भी है। होमवर्क में आप क्या करेंगे, एक वोल्ट की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा, इन तीनों की परिभाषा लिखनी है होमवर्क में। एक वोल्ट की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा, ठीक है। चलिए, अब आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। आर प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकालिए जरा सभी। कितने बच्चे प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, जरा हाथ खड़े करें। कितने बच्चे प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, खुद से जरा हाथ खड़े करें। आर का, रेजिस्टेंस का, ठीक है। जो निकाल सकते हैं अपनी कॉपी में करें, ठीक है। कॉपी में जल्दी से निकालो, फाइंड आउट करो। और बाकी जो बच्चों जिनको डाउट है, मैं बता देता हूं विमीय सूत्र किस तरीके से आपको निकालना है। प्रतिरोध का विमीय सूत्र, अभी हमने रिलेशन देखा था ना, प्रतिरोध को क्या कहते हैं, आर। अभी अभी हमने देखा था V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा ना। तो R बराबर V अपॉन आई। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र वो होगा जो कि विभवांतर का विमीय सूत्र होगा बटे विद्युत धारा का विमीय सूत्र होगा। विभवांतर का विमीय सूत्र निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं W अपॉन क्यू, सॉरी हाँ W अपॉन क्यू, ठीक है। और इसके साथ ही विद्युत धारा का जो डायमेंशन होती है, जो विमा होती है, वो होती है A। तो जब आप विभवांतर का विमीय सूत्र निकालोगे तो वो आएगा ml माइनस 2 t माइनस 3 a माइनस 1 विभवांतर का, और यहां पर वैल्यू रख दो। विभवांतर का फॉर्मूला लिखा ml माइनस 2 t माइनस 3 a माइनस 1। बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास एक एक नंबर में आएंगे, तो थोड़ा ध्यान दे लीजिए। मैं देख रहा हूं काफी सारे बच्चे इधर उधर हिल रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं। एक एक बात जो इस क्लास में बताई जा रही है आपके एग्जाम में आ सकती है, थोड़ा सीरियस हो जाए। मैं चाहता हूं आपके जो 40-45 मिनट है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो। तो जो जो चीज यहां पर बनाई जा रही है उस पर ध्यान दें, उस पर अपना दिमाग लगाएं, निश्चित आपको सर फायदा आगे मिलेगा। आंसर सर। ठीक है, बताइए क्या आया। सर एम एल की पावर -2, टी की पावर -4, ए की पावर -2।
टी की पावर -4 एक बार चेक करें, टी की पावर ए की पावर -2। यस सर। ठीक है, टी की एक बार पावर टी की पावर को सर टी नहीं होगा सर, है, टी की पावर 0 हो जाएगी, टी की पावर 0 चेक हो करें एक जाएगी। बार, नहीं बैठ के चेक करें आप, एक बार दोबारा से चेक करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, बट एक बार चेक करो। चलिए, सभी बच्चों का आ गया है। T-3 आएगा डियर स्टूडेंट्स, L-2 नहीं, L+2 आएगा। T-4, एक मिनट चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पे आपको। देखो प्रतिरोध बराबर क्या बताया था, विभवांतर बटे धारा। विभवांतर के लिए क्या फॉर्मूला बनाया था, W इज इक्वल टू W/Q, और I के लिए बनाया था, I की जो विमा होती है वो तो A होती है। W यानी कार्य की विमा, अगर कार्य की विमा याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कार्य की विमा के लिए मैं बता रहा हूँ F.S, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। अगर बल का फॉर्मूला याद है तो ठीक, नहीं तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो W इज इक्वल टू M/A फिर S हो जाएगा। अब अगर A की डायमेंशन याद है तो ठीक, नहीं तो V/T कर सकते हैं, और अगर V की डायमेंशन याद है तो ठीक, नहीं तो क्या कर सकते हैं, दूरी बटे समय, तो S/T² हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रख लो यहाँ पे। द्रव्यमान की विमा m होती है, दूरी की विमा l होती है, t समय की विमा t होती है तो t का स्क्वायर, और यहाँ पर विस्थापन है तो विस्थापन की विमा भी क्या होती है, l होती है। वर्क की जो डायमेंशन निकल के आ रही है वो आ रही है ml² t-2। और q की डायमेंशन आती है आवेश की, q बराबर I बराबर होता है Q/T। q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। q इज इक्वल टू q की विमा होगी जो I की विमा होती है A, और जो समय की विमा होती है T। W और Q की विमा निकाल के दिखाई आपको यहाँ पर। समझ में कितने बच्चों को आया है जरा बताएं, थोड़ा मैंने फास्ट करा लेकिन समझ में आया होगा। कितने बच्चों को आया, जरा हाथ खड़ा करें। ठीक है, इनफ है, हाथ नीचे कर दें। मैं फिर से समझा देता हूं एक बार। ठीक है, आप ये वैल्यूज जो है यहां रख लो। अब W की विमा कितनी आएगी भाई, ml² t-2 बटे Q की विमा क्या है, A और T। ठीक है, अपॉन में ये विद्युत धारा की विमा है, और अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक आ जाएगा आपका आंसर, ml² t-3a-1 ऊपर आएगा और अपॉन में A रहेगा, और ये A ऊपर जा करके क्या बन जाएगा, ml² t-3a-2। फिर से समझा देता हूं जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है। देखो कार्य की, हमको हमारे पास फॉर्मूला था R बराबर V/I। V हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q, तो हमने इस फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश करी और W की विमा निकालने की कोशिश। अगर याद नहीं है तो फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो हमने क्या करा, W इज इक्वल टू Fs होता है, फिर इसमें F आ गया। बल की विमा नहीं पता हमें, तो बल के लिए हमको पता है M इंटू A, द्रव्यमान गुणा त्वरण लिखते हैं। फिर हमको अगर त्वरण की विमा भी नहीं पता तो त्वरण हमको पता है V/T लिखते हैं। ठीक है, इसमें V क्या है, वेग। वेग की विमा भी नहीं पता तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो S/T हमने यहाँ पर लिया। T² लिखा है, मैं इसको T इंटू टी लिख लेता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। T इंटू टी, एक T ये पहले वाला और एक T आया है वेग बटे समय से। इसे नोट डाउन कर ले, ये है आपके प्रतिरोध की विमा। चलिए, अगर यहां से प्रतिरोध का मात्रक निकाला जाए तो क्या आएगा, अगर यहां से प्रतिरोध का मात्रक निकाला जाए तो क्या आएगा, तो हम देख सकते हैं द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय पावर -3 है ना तो प्रति हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लो सेकेंड की पावर -3, और विद्युत धारा A एम्पियर -2। तो ये भी क्या है, ये भी प्रतिरोध का मात्रक है, ध्यान रखेंगे। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब।
ये भी प्रतिरोध का मात्रक रहेगा, ध्यान देंगे। हो गया, चलिए ये तो थी प्रीवियस क्लासेस वाली बात, है ना। और इसमें सिर्फ वीमा जो है वो आपके पास नई चीज है। एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे देने की कोशिश करेंगे, सभी बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन कभी ना कभी जिंदगी में आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, सबने लिख दिया, हाथ खड़े करो, जिसने नोट डाउन कर दिया हाथ खड़े करो, ठीक है, गुड। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो और अपना दिमाग लगाओ। सारे, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन में अपना दिमाग यूज करें। क्वेश्चन है, चालक में प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है। कॉपी पेन नीचे रख दें, सामने देखें, इस क्वेश्चन के ऊपर बस अपना दिमाग लगाओ और सोचने की कोशिश करो कि ऐसा होता क्यों है। Why does resistance occur in a conductor? चलिए बताइए, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेन करते करते देखो, मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूंगा, अभी नोट डाउन कोई नहीं करेगा, बस समझने की कोशिश करो, समझो इस बात को। चालक में प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए चालक का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध क्या है, वो प्रतिरोध को हम कैसे जानते हैं, वो प्रतिरोध को हम जानते हैं बाधा, रुकावट, है ना। किसके मार्ग में रुकावट, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको ही हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, प्रतिरोध क्या रहेगा, प्रतिरोध रहेगा कि किसी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके रास्ते में जो रुकावट आ रही है, जो बाधा आ रही है, उसको हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो आपको थोड़ा सा 12th लेवल पे, ये जो आप बातें सीख रहे थे पीछे, जो मैं आपको बातें जल्दी जल्दी करवा रहा था, ये सारी 10th लेवल की थी, इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मैंने नहीं दिया। अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 12th के एक स्टूडेंट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको क्या बोला गया कि जो चालक का प्रतिरोध होता है उसका मतलब विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट, ठीक है। दूसरी जो है, ये जो प्रतिरोध है बेसिकली चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनकी क्या होते रहती है, टक्कर होते रहती है। ये हमारा चालक है ना सपोज, तो इस चालक के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में टकराते रहते हैं इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इस तरीके से इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इस तरीके से इधर आएगा, और इनकी क्या होगी, आपस में टक्कर होगी, ठीक है। जब इनकी टक्कर होती है तो इनकी टक्कर के कारण ही विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा प्रभावित होती है। किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो टक्कर होती है चालक के पदार्थ के अंदर, उसके कारण चालक में प्रवाहित विद्युत धारा प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है, अगर ज्यादा टक्कर होंगे, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो टक्कर है वो अधिक होगी, तो उसका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा प्रतिरोध पर, प्रतिरोध भी अधिक हो जाएगा। क्या समझे, ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, कि जो चालक है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बीच में टक्कर होती है। अगर उनके बीच में अधिक टक्कर होगी, अधिक टकराएंगे वो एक दूसरे से, तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, जिस कारण चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा घटेगी। अतः आप कह सकते हैं कि चालक के
चालक, हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। और चालक के पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या हुआ? चालक के पदार्थ की प्रकृति। इसको अगर हम शॉर्ट में बोले और डिटेल में बोले तो हम कह सकते हैं प्रकृति मतलब चालक के भीतर जो परमाणु हैं या फिर आयन हैं या फिर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो जो चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो और किसी कारण नहीं, चालक जिस भी पदार्थ का बना हुआ है उसके अंदर जो भी परमाणु, आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनके आपस में टक्कर हो रही है, उस कारण से प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है और उस कारण से विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अगर किसी बच्चे को बात समझ में नहीं आई है तो हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा। जिनको समझ में आ गई है जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलिए, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं सामने पर रेजिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं हो गए। आसान क्वेश्चन तो जो हमने क्लास 10th में करे हैं वो कर चुके हैं। जैसे हमको दिया रहता था कि 3 प्रतिरोध हैं, इनको किस प्रकार से संयोजित करें कि जो प्राप्त जो भी संयोजन होगा उसका तुल्य प्रतिरोध XYZ कुछ भी हो। आपको मैं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, नए टाइप का क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं समझा देता हूं किस तरीके से करना है, बस आप बात को समझ जाए फिर सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ये सर्किट बना लीजिए सबके सब अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है। ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है। कौन बताएगा इसे कैसे करें? कोई कुछ आइडिया दे सकता है? आई थिंक जीआईसी बाग वाले से बोलिए बच्चे, बताइए। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलो, अगर तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं और इनको सीधा सीधा जोड़ दिया जाए श्रेणी क्रम में, तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आ जाएगा, तो ये आंसर गलत है। ऐसा तब संभव हो पाता, तब पॉसिबल हो पाता अगर ये दोनों चीज नहीं होती, अगर ये और ये नहीं होता। ठीक है, अब इन दोनों वायर्स के आने की वजह से अगर ये नहीं होता तो सीधा आसान क्वेश्चन हो गया था, लेकिन जैसे ही यहां पर ये 2 तार लग गई वैसे ही क्वेश्चन बन गया मुश्किल। क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक तरीका अपनाना है और अगर वो तरीका आपने अपना दिया तो अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा दिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को भी लिख लें। नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को भी लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। अगर पिछले क्वेश्चन को समझ जाओगे ढंग से, मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दे पाओगे। देखने से बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन जब आप समझोगे चीजों को तो बहुत आसानी से कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं और अब पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लें, जल्दी से नोट डाउन कर लें इसे। चलो, चलिए नोट डाउन कर लिया। सामने देखिए, जरा समझिए इस क्वेश्चन को, फिर कर पाएंगे। आ जाइए, ध्यान सामने रखेंगे सिर्फ और सिर्फ। हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए, जितने भी ये पॉइंट है जहां पर ये वायर्स कट रही हैं, जहां पर ये वायर ज्वाइन हो रही हैं, जहां पर ये क्या कर रही है, तार मिल रही हैं, 2 तारें मिल रही हैं, सामने देख के समझिए। समझोगे नहीं तो नहीं कर पाओगे, सीधी बात ये। समझ जाओगे तो आसान लगेगा क्वेश्चन।
अगर ये तार जहां पर मिल रही है पहले वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ठीक है, और इन पॉइंट को नाम दे दो। कुछ पॉइंट को नाम पहले से मिला होगा, जैसे ये वाला पॉइंट जो है ये ए से कनेक्टेड है सीधे सीधे, तो इसका नाम ए हो गया। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम ए हो गया। और ये वाला पॉइंट जो है बी से कनेक्टेड है, तो इसका नाम बी हो गया, ठीक है। अभी जो बीच वाले पॉइंट्स हैं, ये जो बीच वाले पॉइंट्स हैं, इनको हम किस तरीके से नाम देंगे जरा देखना। जो बीच वाले पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट देखिए, इसको मैं कह देता हूं सी और इसको मैं कह देता हूं डी, या फिर हाँ सी और डी, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, ये सी और डी एक्चुअल में है क्या? ये सी और डी, ये वाला पॉइंट जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस बी पॉइंट से, तो इसको भी आप क्या है, बी नाम दे सकते हो। और ये वाला जो पॉइंट है ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? ए से। सीधा कनेक्टेड होना चाहिए, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर यहां बीच में प्रतिरोध आता ना तो इसको मैं ए नाम नहीं देता, क्योंकि यहां बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, ये सीधी तार है, तो मैं इसको नाम दे सकता हूं ए। इतना समझ में आ गया? जैसे ही इतना समझ में आ गया, आप तुरंत से एक दूसरा सर्किट बना लें जिसमें कि दो बिंदु रहेंगे ए और बी। ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध ये है, ए और बी के बीच में देखो, ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध ये है, और ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध ये है। तो तीनों प्रतिरोध किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। तो तीनों प्रतिरोधों को ए और बी के बीच में लगा दीजिए। लगा दिया। अब तो इसका निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तीनों कैसे हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। r1 r2 r3 तीनों 1-1 ओम के हैं, तो ये हो जाएगा 1/r बराबर 3 ओम। तो r बराबर क्या आ जाएगा? 1/3 ओम। कितने बच्चों को समझ में आया है जरा बताएं हाथ खड़ा करके, किस किस को समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको होमवर्क से करके लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर इसको होमवर्क से करके लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, देखो क्या बोला था, आपको ढूंढना है कि जो पॉइंट्स हैं उनको ढूंढो। ये रहे पॉइंट्स, जहां जहां पर ये तार मिल रही है। सॉरी, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर तारें मिल नहीं रही है, यहां पर तार जो है मिल नहीं रही है, ये इसके ऊपर से जा रही है। इसको ऐसा बनाएं, ठीक है। तो चार ही जगह पर मिल रही है तार सिर्फ, ठीक है। अब नाम देने की बारी आएगी, तो ये वाला तो ए से कनेक्टेड है सीधे सीधे, तो ये तो ए पॉइंट हो गया, है ना। और ये वाला भी ए हो जाएगा, क्योंकि ए से ए सीधा मिल रहा है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसे ही ये बी हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बस हो तो गया। ये दो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, ये वाले दो ए और बी के बीच में है, ये वाले दो भी ए और बी के बीच में है, ये वाले दो भी ए और बी के बीच में है। तो जो हमारा सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वो कुछ ऐसा बनेगा सर्किट। देखो, ए और बी के बीच में 4 लाइंस हैं जिसमें 2-2 प्रतिरोध है। बस ये आपको करके लाना है होमवर्क में, इससे आगे हेल्प नहीं कर पाएंगे आपकी। इतना कर दिया। अगर इसके बाद आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत की जरूरत और है। चलिए, कितने बच्चे कर लेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? कितने बच्चे निकाल लेंगे बताओ जरा, हाथ खड़े करके बताओ। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास पर फोकस रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने पर फोकस करें। सारी चीजें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी जा रही है। अपने टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करें, आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। मिलते हैं अगली क्लास में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।